सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेल। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक, कोशिका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा कंपेरेटिवली, जो 1.5 घंटा तक जा सकता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग पूरे सेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में जितनी भी तरह की कोशिकाएं होती है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। ये आपका क्या बोलते हैं, प्रजनन करते हैं तो सेल डिवीजन कैसे होता है, बॉडी मसल में सेल डिवीजन कैसे होता है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल कैसे बढ़ती है। ठीक है, आपका सेल में आपका कौन कौन सा पार्ट होता है, न्यूक्लियस, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, आपका क्या प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट में, जो कलर आपका आइडेंटिफाई करते हैं, आपका जैसे क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और ये सब जो है आपका, ये चीज हम लोग इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं साइटोलॉजी जो होता है, ये होता है स्टडी ऑफ सेल्स। सेल की स्टडी को यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका विज्ञान हिंदी में देखिएगा तो आसान है, कोशिका विज्ञान, है ना। लेकिन इंग्लिश में साइटोलॉजी। ठीक है, सेल जिसको कोशिका बोलते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू यानी कि उत्तक। कोशिका मिलकर उत्तक बनाएंगे, उत्तक मिलकर आपका ऑर्गन बनाएंगे, अंग। बहुत सारे अंग मिलकर आपका अंग तंत्र बनाएंगे। जैसे आप पढ़े हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतना सारा वीडियो तो सिस्टम पे हम बनाया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स वगैरह आ जाता है आपका पूरा, इसमें नाक से लेके लंग्स, फेफड़ा, ब्लड सब, हार्ट भी रिलेट हो जाता है इसमें। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी बनाता है। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म बनाता है, बॉडी या ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो इसी का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेल होता क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि अगर हम अपना स्किन या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर तोड़ते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा पार्ट निकलेगा, सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, वो सेल निकलेगा। कोशिका से छोटा कुछ नहीं हो सकता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि सबसे छोटी इकाई, है ना, सबसे छोटी इकाई सेल होती है किसी भी जीवित चीज की या किसी भी कोशि लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सबसे छोटी चीज क्या है, सेल है। कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इन्होंने क्या बोलते हैं, एक बुक लिखी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। और इन्होंने कॉर्क की छाल में निर्जीव कोशिकाओं की खोज की थी। कॉर्क की छाल में निर्जीव कोशिकाओं की, डेड सेल, ठीक है, डेड सेल की खोज की थी। ठीक, तो भाई लिविंग सेल किसने खोज किया था, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। याद रखिए, सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और कहां पर किया था इन्होंने, इसकी खोज इन्होंने माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम नामक जीवाणु में की थी। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, या इसको सिर्फ माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं। और इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया भी बोल देते हैं। ठीक है, ये पूरे जितना भी सेल है उसमें सबसे छोटा सेल यही होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपका पीपीएलओ ही होता है। इसे हम लोग जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि हमेशा अपना शेप और साइज, अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। ठीक है, यानी कि कभी छोटा दिखेगा, कभी बड़ा दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी इधर दिखेगा। तो ये अपना साइज चेंज, लगेगा कि वो डांस कर रहा है, डांसिंग नेचर इसका होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, प्लूरोनिमोनिया। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, प्लूरोनिमोनिया। ये भी आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कोशिका किसकी होती है, बिगेस्ट सेल? ये होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है, शुतुरमुर्ग। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन होता है, एमू, ई एम यू, एमू। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है शुतुरमुर्ग के बाद। तो याद रखिएगा, एमू का अंडा जो है सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, और इसका अंडा 1.25 केजी का हो सकता है, 1250 ग्राम, समझ सकते हैं। 1.25 केजी का अंडा कितना मतलब उसका बड़ा होगा ये, क्या बोलते हैं, वो पूरा अंडा ही एक सेल है, ये समझिएगा, पूरा अंडा ही एक सेल है। ठीक है, आगे आते हैं, लॉन्गेस्ट सेल। हम लोग सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल देख लिए, लेकिन सबसे लंबा सेल का बात करें
तो वो न्यूरॉन होता है, नर्व सेल, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल, और इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक, आगे आते हैं। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में सबसे लंबा सेल, हमारे शरीर का बात कर रहे हैं, सबसे लंबा सेल कौन होता है? वो होता है ओवम, सबसे बड़ा सेल हमारे शरीर में, ओवम, अंडाणु। ये लॉन्गेस्ट सेल है, ये लार्जेस्ट सेल है, और ये पूरे पूरे विश्व जगत का सबसे बड़ा सेल जो है वो ऑस्ट्रिच अंडा का। लेकिन मानव का बात करें, मानव की बॉडी में, वो तो शुतुरमुर्ग में चले गए हम लोग, लेकिन यहाँ अगर मानव का बात करें तो उसमें सबसे बड़ा अंडा होता है ओवम यानी कि अंडाणु का। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल का बात करें हमारे बॉडी के अंदर, तो वो होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु का। ठीक, और ये 20 गुना छोटा होता है अंडाणु से। ठीक, स्पर्म जो है 20 टाइम्स स्मॉलर देन ओवम। आगे आते हैं, नंबर ऑफ सेल इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में 10 का पावर 14 सेल यानी कि 10 टू द पावर 14 सेल्स होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, इसका 98% केवल ब्रेन में पाया जाता है, केवल अकेला 98% ब्रेन में पाया जाता है। यानी कि समझिए, ब्रेन को बोलते हैं नर्व सेल का खदान, क्या बोल सकते हैं उसका, माइंस ही बोल सकते हैं उसको। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये पुणे में है। सेल साइंस का नेशनल सेंटर कहाँ पर है? पुणे में है। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड टेक्नोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में है। नेशनल फिश, मछली, कोड वर्ड पकड़िएगा, मछली, मछली का कहाँ पर है? हैदराबाद। और ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मानेसर, गुरुग्राम। ये मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ, रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सेल चैप्टर पढ़ने से हम लोग को सेल थ्योरी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, बार बार इस वर्ड को बोलिएगा, स्लाइडेन एंड स्वान, सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान। 1838 इसमें, ईयर याद नहीं रखना है आपको, नहीं पूछता एग्जाम में, बस ये नाम याद रखिएगा, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोई जीव एक या अधिक सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल थ्योरी बोलता क्या है कि कोई भी जीव या तो एक सेल से बना होगा या बहुत सारा सेल से बना होगा। जो एक सेल से बना होगा उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये पहला इसका सेल थ्योरी क्या बोलता है कि कोई जीव एक या अधिक सेल से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या बोलता है कि सभी कोशिका एक दूसरे के परस्पर सहयोग से कार्य करती है, यानी कि कोई भी कोशिका सिंगल काम नहीं करेगी, वो किसी दूसरे कोशिका के सहयोग से ही काम करेगी। अगला, कोई भी नया सेल जब बनता है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, यानी कि पहले कोई सेल होता है उसी से नया सेल का निर्माण होगा। ऐसा नहीं कि अपने आप पनप जाएगा, और पुराना सेल खुद डिस्ट्रॉय होकर नया सेल को जन्म देता है। ठीक है, और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो ये कंसेप्ट दिया था, ये किसने दिया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो, ये क्वेश्चन आपका पूछता है एग्जाम में। और रूडोल्फ विर्चो जो है, इसने इसको नाम क्या बोला था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको नाम बोला था ओमिनस सेलुला ए सेलुला, ओमिनस सेलुला ए सेलुला, यानी कि नया कोशिका का जन्म पुराना कोशिका से होता है। यही ओमिनस सेलुला, नया कोशिका का निर्माण ए सेलुला यानी कि नए पुराने कोशिका से होता है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। आगे, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ये सेल का सबसे मुख्य भाग होता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ब्रेन वाला ही काम करता है। वायरस, वायरस एक ऐसा चीज है जो सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस जो है एक्ट्स एज अ बॉर्डर, ये एक बॉर्डर का काम करता है, किसके बीच में? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है, यानी कि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बॉर्डर का काम करता है। कैसे? वायरस जो है ना आपका करोड़ों साल आपका मृत अवस्था में रह सकता है, मृत अवस्था में। ठीक, वायरस डेड सेल का काम करता है, अगर वो पड़ा रहेगा तो हमेशा डेड रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको कोई लिविंग बॉडी मिलेगी, कोई जिंदा आदमी मिलेगा, ठीक है, और जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है वायरस, वो जिंदा हो जाता है। यानी कि वायरस जो है हमेशा आपका डेड रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर जाएगा वो जिंदा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वायरस एक्ट्स एज अ बॉर्डर, वायरस जो है एक सीमा का काम करता है, किसके किसके बीच में? सजीव और निर्जीव के बीच में एक बॉर्डर का काम करता है, सजीव एवं निर्जीव के बीच में बॉर्डर।
ठीक है, बॉर्डर का काम करता है। जब मन किया ये सजीव हो जाएगा। अगर किसी सजीव के शरीर, मान लीजिए वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो वो लिविंग हो जाएगा, लेकिन जैसे शरीर से बाहर जाएगा वो निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे आते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, कोई जीव जिसका निर्माण केवल एक सेल से हुआ हो, एक सेल से हुआ हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लाज्मोडियम, ये सारा आपका क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये हमारे खेतों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे आते हैं। मल्टी सेलुलर, ऐसा जीव लिविंग्स मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स, यानी कि दो या दो से अधिक सेल्स से अगर किसी का निर्माण हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, और इसके टोटल 9 ग्रुप होते हैं, 9 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप होते हैं? सेल के 2 टाइप है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको हिंदी में भी वही लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं हिंदी वालों के लिए भी ध्यान दे रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए भी ध्यान दे रहा हूँ। और इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है उसको देखते हैं। अंतर में टॉपिक मतलब एकदम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करके आपको पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, पी, प्रो का मतलब पी से पकड़िए प्रिमिटिव, पी से क्या पकड़िएगा, प्रिमिटिव यानी कि पुराना, प्रिमिटिव यानी कि पुराना, अनडेवलप्ड। ठीक है, ये डेवलप नहीं हुआ है, पुराना सेल है, अनडेवलप्ड है। और यूकैरियोटिक का बात करें, ठीक है, तो ये डेवलप्ड सेल है, इसका जस्ट उल्टा। इसमें न्यूक्लियस केंद्रक तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा। वही यूकैरियोटिक सेल जो है ये डेवलप्ड है, क्या है, डेवलप्ड है, इसीलिए इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। आगे आते हैं। प्रोकैरियोटिक का बात करें तो ये स्मॉल साइज में स्मॉल होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, और ये साइज में लार्ज होते हैं। ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग नहीं पाया जाता है। आप सोचिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स कोई चीज नहीं होती है। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब कि कोशिका के अंग कौन कौन हो सकते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, गोल्जी काय। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, इसमें आपका प्लास्टिड्स हो सकता है, आपका और क्या बोल सकते हैं, और आपका राइबोसोम है ना, राइबोसोम हो सकता है। इस तरह करके आपका सेंट्रॉइड्स हो सकता है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो कोई चीज नहीं है, वो सेल के अंदर ही जितने अंग होते हैं अलग अलग, उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो कोई अंग ही नहीं पाया जाएगा, कोशिकांग ही नहीं पाया जाएगा इसमें, इसमें कोशिकांग पाया जाएगा। आगे, इसमें क्रोमोसोम कितना होगा, क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, इसमें एक गुणसूत्र पाया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का बात करें तो इसमें आपको एक से ज्यादा गुणसूत्र पाया जाएगा, क्योंकि ये डेवलप्ड है, क्योंकि ये डेवलप्ड है। अगला, इसका डीएनए नेकेड होता है, यानी कि नंगा होता है। नेकेड होने के कारण इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है। और इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है प्रोटीन से बाउंड रहता है, किस प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, आगे आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का बात करें तो ये 30S, 50S और 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 3, 5, 7, 30, 50, 70। ठीक है, ऐसे 3, 5 और 7 को कोड वर्ड याद कर लीजिए, ऑड नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे 4, 6, 8। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, 30S, 50S और 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें आपको जो है 40S, 68S और 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो हम बात करें प्रोकैरियोटिक का, इसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पीपीएलओ, अभी हम आपको बताए थे स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये जो है इसको जोकर्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना डांसिंग इसका देखने में लगता है। और इसका खोज कौन किए थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। आपको मैं रिवीजन करवाते जाऊंगा, आपको ये चैप्टर जब तक कंप्लीट कीजिएगा आपको 10 बार एक चीज रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। स्टार्टिंग में कोई चीज आपको नया लग सकता है, लेकिन जब आप चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा और जब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आपको कोई चीज नया नहीं लगेगा, एग्जाम में आप टॉपर बन के घूमिएगा। अगला है जीवाणु और उसके बाद है विषाणु। याद रखिएगा, मैं अभी बायोलॉजी की सीरीज जो करा रहा हूँ,
आप मेरा पूरा वीडियो प्लेलिस्ट पे आपका बना हुआ है। इसके बाद मैं फिजिक्स करवाऊंगा और केमिस्ट्री करवाऊंगा, यानी कि सबसे पहले मेरा आप लोग का साइंस कंप्लीट करने का मकसद है। क्योंकि जो भी बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला चीज है आपका साइंस मजबूत करना। 25 क्वेश्चन पूछता है, फिर आपका मैथ्स, उसके बाद बारी आता है मैथ्स का और रीजनिंग का। रीजनिंग आपको डेली सेट लगाना है और मैथ्स जो है आपका रेगुलर धीरे 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 कंप्लीट करना है। चलिए सबसे पहले आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल तो हम लोग देख लिए। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है प्लांट्स यानी कि पादप और एनिमल यानी कि जंतु। इसके बाद हम लोग आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सेल के अंदर सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल के अंदर, वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, यह आपका किसका बना होता है, लिपिड, फैट और प्रोटीन का बना होता है। आपसे अगर पूछ दे डिटेल में कि किस लिपिड का बना होता है, तो फॉस्फोलिपिड। किस लिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड। और प्रोटीन के बारे में पूछ दे तो लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ठीक, ज्यादा डिटेल में पूछ देगा तो आप कह सकते हैं कोशिका झिल्ली जो है, प्लांट की कोशिका झिल्ली, वो फॉस्फोलिपिड और लाइकोप्रोटीन का बना होता है। यह प्लांट का या किसी भी चीज का, एनिमल में भी पाया जाता है कोशिका झिल्ली। यह आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है किसी भी चीज का, और यह दो सेल के बीच इंटरेक्शन का काम करता है। दो सेल के बीच में, अगर दो कोशिका के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। इसका काम क्या है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि इस वर्ड को समझिए, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी यानी कि कुछ चीजों को अंदर जाने देगा और कुछ चीजों को अंदर नहीं जाने देगा। जो शरीर के लिए यूजफुल है उसको अंदर जाने देगा, जो हार्मफुल है उसको अंदर नहीं जाने देगा। यानी कि ये जो है एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। किसका काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। याद रखिए पसीना निकालना इसी का काम है, पसीना निकालना इसी का काम है। अब आते हैं हम लोग देख ले, सबसे पहले समझते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर क्या है, तो ये देखिए आप यहाँ पे फोटो बनाए हुए हैं एनिमल सेल का। आप इसमें कौन कौन सा चीज हम लोग को पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले सेंट्रोसोम, आगे आएगा सब बताएंगे हम। सेंट्रोसोम, फिर आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, और सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर देखिए सूरज जैसा बना हुआ है, सूरज जैसा लग रहा है ना, सन सन जैसा। सन को हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, ये आप याद रखिए सेंट्रोसोम। यहाँ आ गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है, और इसमें बीच में ऐसे ऐसे भी रहेगा। देखिए आप जब भी आपका ऐसे ऐसे फिगर है, इसको तो आप क्या बोल रहे हैं, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, लेकिन यही आपका फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, यही आपका फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। ये एकदम पैरेलल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे गोल्जी अपैरेटस। लेकिन यही अगर आपका ऐसे ऐसे रहेगा तो बीच में लाइनिंग भी रहेगा तो इसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपका ऐसे शरीर दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होगा, गोल पहले गोल रहेगा, उसके अंदर ऐसे 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 रहेगा। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह, वैक्यूल वैक्यूम ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ हवा भरी हुई है, ठीक है, अब मूवमेंट में ये हेल्प करता है और कुछ नहीं है। गोल्जी अपैरेटस, इसको हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय, क्या बोलते हैं, गोल्जी काय, हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। उसके बाद आते हैं आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका क्या आता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये था आपका स्मूथ। और देखिए स्मूथ के बाहर में आपका देखिए डॉट डॉट डॉट, इसी के आगे अगर डॉट 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 लगा दे तो ये रफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और आगे में आपको दाना दाना टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पे दाना दाना टाइप का ऐसे 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 ऐसे। ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये ब्लैक आपका डॉट 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 यहाँ दिख रहा है, ये राइबोसोम है। ठीक, अब बीच में जो खाली स्पेस, जितना भी खाली लिक्विड भरा हुआ लिक्विड, वो लिक्विड है आपका साइटोप्लाज्म। वो लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक, ये बीच में इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया इसको बोलते हैं, सॉरी ये वाला एरिया, ये छोटा वाला एरिया, ये वाला, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के बाहर में, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये जो अभी मैं बनाया हूँ गोल, ये हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक, तो मान लीजिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ठीक, ये बड़ा वाला हो गया न्यूक्लियस, उसके अंदर हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक, और ये जो उसका मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आपका लाइसोसोम। तो इतना चीज हम लोग को एनिमल सेल में पढ़ना है। और प्लांट सेल में क्या पढ़ना है, वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह का होगा, रफ और स्मूथ। फिर गोल्जी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म,
एमिलोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरिक्सोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, अब समझते हैं इस दोनों में डिफरेंस, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो ये अंतर आपका बार बार एग्जाम में पूछता है, ये आपको बस इतना चीज याद करना है। साइज, एनिमल सेल का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, 10 से 30 माइक्रोमीटर। ये म्यू म्यू इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है माइक्रो, ठीक है, मीटर। ठीक, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। तो ये 10 से 30 माइक्रोमीटर का होता है। और प्लांट सेल का बात करें तो 10 से 100 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और ये इरेगुलर शेप का हो सकता है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, अपना शेप चेंज भी कर सकता है। लेकिन प्लांट सेल एक रेगुलर शेप का होगा, जनरली एक परमानेंट शेप का होगा, अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ये एनिमल सेल का बात करें, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। हम बताए थे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। ठीक है, लेकिन सेल वॉल केवल आपका प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ, सेल वॉल नहीं पाया जाता एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। इसके बाद ये प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, और प्लांट सेल में प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वैक्यूल्स खाली जगह नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाया जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम को ही बोलते हैं आत्मघाती की थैली, आत्मघाती की थैली। तो आप समझिएगा, मैं जितना भी चीज इसमें लिया हूं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, जितने भी कोशिकांग हैं, सब के बारे में अब आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। इससे इतना क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में, ये किसी भी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है सेल। रेलवे के लिए तो ये रामबाण है ना। अब बिहार एसएससी सीरियल या फिर बिहार एसआई के लिए समझिए एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। चलिए आते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को दो पार्ट में बांटा है, ठीक है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य और नाभिक जो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं। फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। यहां पर हम बना दिए आपका सेल, ये सेल हो गया आपका सेल, और ये हो गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ये छोटा सा दूर में एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए, ये आपका सेल है, सेल और न्यूक्लियस के बीच में इतना दूर, यहां से यहां तक इतना दूर जो लिक्विड भरा होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इसी चीज को अब यहाँ पढ़ के समझाते हैं आपको। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, और ये सेंटेंस किसने कहा था, हसले ने कहा था, HUSCLEY, हसले। ठीक है, हसले ने कहा था। प्रोटोप्लाज्म के खोज करता है पुरकिंजे, ठीक है, और इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल का रेशियो होता है 81:19, 81:19, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, 76%। और ये एक गाढ़ा, विस्कस, कलरलेस, स्टिकी फ्लूइड होता है, चिपचिपा है, जो सेल के अंदर पाया जाता है। हम बताए थे जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो इसके न्यूक्लियस के बाहर पाया जाएगा सेल में, वो उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है वो होता है ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन मोशन, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला, यह दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के अंदर जो लिक्विड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ये केंद्रक के अंदर। और फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पर होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन, इस दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और याद रखिएगा जो भी साइटोप्लाज्म है उसमें 81% वाटर होता है, पानी होता है, और 19% फैट, प्रोटीन और कार्ब्स होता है, फैट, प्रोटीन और कार्ब्स होता है। आगे आते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का बात किए तो न्यूक्लियस पढ़ना बहुत जरूरी है।
ये मैंने आपको फोटो बना दिया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक के खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। हम आपको बताए थे 3 रॉबर्ट के बारे में जानना है। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की खोज की थी, डेड सेल की, ठीक है, मृत ऊतक, मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें? कॉर्क के प्लांट में, ठीक है, कॉर्क प्लांट की छाल में, ठीक है। दूसरे आए रॉबर्ट ब्राउन, जो कि न्यूक्लियस की खोज की थी। और तीसरा है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, ठीक है, जिसने टीबी और कोलेरा की जीवाणु की खोज की थी। टीबी और कोलेरा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस और हैजा के जीवाणु की खोज कौन की थी? रॉबर्ट कोच। ये भी याद रखिएगा। तो न्यूक्लियस की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, ईयर याद नहीं रखना है। न्यूक्लियोलस, अब देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है और गोल सा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी, जबकि इसका नामकरण बोमेन ने रखा था। तो फोंटाना और बोमेन, ये भी याद रखना है। ये न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक वायर टाइप स्ट्रक्चर पाया था। देखिए यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ये आपका वायर टाइप स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? वायर टाइप स्ट्रक्चर जहाँ हर जगह, यहाँ पर भी है आपका, हर जगह आपका वायर टाइप स्ट्रक्चर होगा। इसे हम लोग क्रोमेटीन नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन नेटवर्क। याद रखिएगा, यही क्रोमेटीन नेटवर्क जो है सिकुड़ के क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। क्रोमेटीन नेटवर्क किसका बना होता है? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि क्रोमेटीन नेटवर्क जो है वो किसका बना होता है? तो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और यही सिकुड़कर बाद में क्रोमोसोम का निर्माण करता है। सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन, उस समय पढ़ेंगे क्रोमेटीन नेटवर्क के बारे में पूरे डिटेल से। तो यहाँ देखिए, देखिए आई क्या? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटीन नेटवर्क सिकुड़कर क्रोमोसोम, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्रोमोसोम का निर्माण किस फेज में होता है? तो मेटा फेज में। आपको सब चीज नहीं याद रखना है, आपको बस स्पेशल टॉपिक याद, सेल डिवीजन होता कब है। सेल डिवीजन होके जब क्रोमोसोम बनेगा, आपको इतना याद रखना है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है मेटा फेज में। किसमें होता है? मेटा फेज में, मेटा फेज। ठीक, आगे आते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये जो बीच वाला पार्ट है न्यूक्लियोलस, ये किसका बना होता है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का हम पहले बता चुके हैं। ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसमें आपको प्रोटीन होगा 85%, तो प्रोटीन भी कौन होगा? हिस्टोन प्रोटीन। 10% आपका आरएनए होगा और डीएनए आपका 5% होगा। ये आपको परसेंटेज उतना याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है इसमें क्या क्या होगा, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ठीक है। प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। आगे आते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है यह एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन है। ये क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। हम बताए थे प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यह हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और हिस्टोन प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? एम फ्रेडरिक। यही डीएनए के भी खोजकर्ता है, याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक। याद रखिएगा, आरएनए का है आपका स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, हेलिक्स मॉडल। लेकिन आपका डीएनए का जो मॉडल होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल। आपको फिगर से भी समझाएंगे बाद में, और पूरे डिटेल में बताएंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। ये टॉपिक आपको जेनेटिक्स में पढ़ना था, लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा और जेनेटिक्स में रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आपका वो दोबारा याद हो जाए। जब आप सेल पढ़े हैं और उसको जेनेटिक्स पढ़ेंगे, तो जेनेटिक्स में आपको कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के खोजकर्ता कौन है? स्ट्रॉसबर्गर। कौन है? स्ट्रॉसबर्गर। और क्रोमोजोम नाम किसने दिया? वेल्डेयर। ये दोनों आपको याद रखना है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि डीएनए जो है वो हमेशा बनाता है आरएनए, और आरएनए बनाता है प्रोटीन। डीएनए बनाएगा आरएनए और आरएनए बनाएगा प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये भी आपको याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये एग्जाम में पक्का पूछेगा। एक और प्रक्रिया है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। एड्स में हम आपको बताए थे, एड्स जब किसी को होता है तो आरएनए बनाने लगता है डीएनए, जस्ट उल्टा। जैसे यहाँ बताया ना, डीएनए बना रहा है आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए बनाएगा प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन एड्स जब होता है तो आरएनए आपका डीएनए बनाने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम उसका हमको कमेंट करके बताइएगा।
अगला अगला आते हैं, अगला टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग। यह प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग अगर सेल ऑर्गेनेल्स का बात करेंगे तो वो है न्यूक्लियस, जो पढ़ चुके हैं इसके पहले न्यूक्लियस के बारे में। और सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो होता है राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है। और कौन कौन सा कोशिकांग है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इस वीडियो में आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे गोल्जी अपरेटस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस पढ़ चुके, पीछे पढ़ चुके हैं। राइबोसोम, ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतःद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ठीक है, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम। इतने चीज के बारे में हमको इस चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ना है। चलिए आगे आते हैं। सेल वॉल, सबसे पहले पढ़ते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ये बात समझिएगा कि यह केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, यह एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है। एनिमल सेल और प्रोटोजोआ में यह एब्सेंट होता है, प्रोटोजोआ में भी नहीं पाया जाएगा। इसमें आपका 3 लेयर होता है। सेल वॉल का आपको 3 लेयर पाया जाता है। पहला पी लेयर, दूसरा एस लेयर, तीसरा टी लेयर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पी एस टी, है ना। पी एस टी, पी लेयर जो होता है सबसे अंदर का लेयर होता है, इनर लेयर, जो सेलुलोज और लिपिड का बना होता है, सेलुलोज और लिपिड का बना होता है। एस लेयर जो है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर, यह आपका लिग्निन का बना होता है, लिग्निन। ठीक है, लिग्निन। और टी लेयर जो है सबसे आउटर बाहरी लेयर, ये डेड प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। देखिएगा पेड़ को जब बाहर से छुइएगा, जो पेड़ का छाल होता है, छाल वो कड़ा होता है, क्योंकि वो डेड प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। ठीक है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा, वो पाया जाता है हमेशा टी लेयर। टी, टी से आप याद रखिएगा थिक लेयर, थिक यानी कि मोटा, छुइएगा तो उसका जो छाल रहता है वो थिक रहता है ना, तो टी मतलब कि आउटर लेयर। ठीक है। आगे एक चीज और समझिएगा, सेल वॉल में पेक्टिन भी पाया जाता है, पेक्टिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेक्टिन कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है। आगे, यह प्लांट को, जो सेल वॉल जो है, सेल वॉल, यह प्लांट को स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रदान करता है। यानी कि प्लांट जो खड़ा रहता है सीधा, वो सेल वॉल के कारण खड़ा रहता है, क्योंकि सेल वॉल ही उसको सीधा खड़ा रखता है और मजबूती प्रदान करता है। आगे, यह प्लांट को आउटर अटैक से बचाता है। आप देखिएगा अगर मुक्का मार के आपका हाथ में चोट लग जाएगा, लेकिन प्लांट में चोट नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका हाथ से ज्यादा मजबूत है। और प्लांट को जब आप मारिएगा टांगी लेके, तो भी उसको मेहनत लगता है तोड़ने के लिए, काटने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो सेल वॉल है वो उसको बचाता है आउटर अटैक से। ठीक। आगे, नोट्स, कुछ नोट्स है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है एग्जाम में, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज को मुख्यतः वुड पल्प और कॉटन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मतलब वुड पल्प या तो लकड़ी, वुड पल्प से या तो कॉटन से हम लोग सेल्यूलोज को ऑब्टेन करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉमर्शियली, यानी कि कॉमर्शियली जो है इसका यूज कहाँ होता है, तो सेलुलोज का यूज कॉमर्शियली होता है टेक्सटाइल और कागज बनाने में, कागज बनाने वाली इंडस्ट्री में। ठीक। अगला, सेल वॉल ऑफ फंगी यानी कि कवक। ये तो मतलब समझिए कि रिपीटेड ही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। ये आपका काइटिन का बना होता है, काइटिन। फंगस यानी कि कवक का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट्स। ठीक, आर्थ्रोपोडा में हम लोग इंसेक्ट, लगभग 2/3 मेंबर अकेला यही है। सबसे बड़ा संघ बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है ये। ठीक है। और जो आर्थ्रोपोडा का बाहरी आवरण है यानी कि एक्सोस्केलेटन, वो काइटिन का बना होता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। सेल वॉल्स डाई एटम्स, यानी कि डाई एटम्स का जो सेल वॉल है, डाई एटम्स एक जीव होता है जो पानी में पाया जाता है। उसका सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, इसको याद कर लीजिए, सिलिसिक एसिड, इसको बार बार बोलिए, डाई एटम्स। डाई एटम्स है क्या? जब किसी का डूबने से मृत्यु होता है, तो पुलिस चेक करती है कि क्या इसको मार के पानी में फेंका गया था या पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। ऐसा भी होता है ना कि मर्डर करके पानी में फेंक देता है, पता ना चले। ठीक है, तो पानी में एक पाया जाता है डाई एटम्स। ठीक है, अगर कोई इंसान पानी में डूब के मरा है, तो पक्का है कि पानी तो पिया होगा, सांस लिया होगा, सांस लेने का कोशिश किया होगा। तो डाई एटम्स जो है वो जाके उस व्यक्ति के लंग्स में बैठ जाएगा, लंग्स यानी कि फेफड़े में बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसके लंग्स में डाई एटम्स की जांच करते हैं। अगर उसके लंग्स में डाई एटम्स मिलेगा, समझ लीजिए पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। यानी कि डूबने से मृत्यु होने का प्रमाण लंग्स में डाई एटम्स की मौजूदगी से ही लगाया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि किसी इंसान को मार के पानी में फेंक दिए है, मार के,
पहले ही मर चुका है तो पानी में वो सांस थोड़ी लेगा, तो उसका लंग्स में वो पानी जाएगा ही नहीं। पानी नहीं जाएगा तो लंग्स में उसका डायटम्स नहीं मिलेगा। चलिए अगला है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया जो है जीवाणु, उसका उसका सेल बना बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि मुरेइन भी बोलते हैं इसको। पेप्टिडोग्लाइकन को हम लोग मुरेइन भी बोल देते हैं। ठीक। अगला हम लोग का जो इसका जो कंटेंट है कंपोजिशन सेल का, तो वो पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। झिल्ली दोहरी झिल्ली का बना होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है फ्लेमिंग। और ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म, ये शब्द किसने दिया था? एल्टमैन और बेंडा। एल्टमैन और बेंडा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। हम पहले बता चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कि पावर हाउस ऑफ सेल इसको क्यों बोलते हैं, वो अभी भी इसको हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको कोशिका का बिजली घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। अब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, कोशिकीय श्वसन। श्वसन होता कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया में? देखिए, सबसे पहले C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाएगा, और जो खाना खाते हैं उससे हम लोग को ग्लूकोज मिलेगा। इसीलिए खाना खाना और सांस लेना दोनों जरूरी है। खाना खाएंगे उससे ग्लूकोज मिलेगा, और सांस लेंगे उससे ऑक्सीजन मिलेगा। ये दोनों रिएक्ट करेगा और CO2H2O बनाएगा ही, जो निकल जाएगा बाहर आपका CO2 लंग्स से, और H2O आपको टॉयलेट करके निकाल दीजिएगा। और एटीपी आपको एनर्जी देता है। ठीक है, एटीपी आपको 686 किलो कैलोरी। ठीक है, कितना देता है? 686 किलो कैलोरी। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि इसी के रूप में एनर्जी मिलता है, तो ये हमारा करेंसी हो गया, पैसा हो गया एक तरह से। ठीक है। और ये एटीपी बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं कोशिका का बिजली घर। ठीक है, बिजली घर है। आगे आते हैं। और ये जो श्वसन होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, और दूसरा स्टेप है आपका क्रेब्स साइकिल। आप जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़िएगा तो इस दोनों को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कैसे पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, और पायरुविक एसिड और 4 एटीपी आपका बनता है। 2 एटीपी पायरुविक एसिड बनने में खर्च हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को कंप्लीट करने में खत्म हो जाता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा बाद में, वहां पे हम बताए हैं। और दूसरा है आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक, क्रेब्स साइकिल दूसरा है आपका क्रेब्स साइकिल। ग्लूकोज के टूटने से हम लोग को 38 एटीपी एनर्जी बनता है, जिसमें से 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी कि ये जो आपका ग्लूकोज टूट रहा है, इसमें टोटल आपका 38 एटीपी आपका एनर्जी बनेगा। और इस 38 एटीपी में से 36 एटीपी एनर्जी अकेला आपको कौन बना देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का बिजली घर। आगे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाया जाता है। ठीक, हम आपको रिवीजन करवाएंगे कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। किसी वीडियो में आपको बढ़िया से रिवीजन करवा देंगे इसके बारे में। हाँ, वो चैप्टर जो है ना आपका क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, उसमें आपको बढ़िया से बता देंगे डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा, आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कॉन्ड्रियोसोम्स भी बोलते हैं। कॉन्ड्रियोसोम्स, ठीक, इसको कॉन्ड्रियोसोम्स भी बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव सेल्स, यानी कि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा जहां पर एक्टिव सेल्स ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए आप मसल बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, आप डंबल उठाते हैं, आप पुशअप करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने हाथ पर पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। तो पंप करने से क्या होगा? वहां का सेल एक्टिव रहेगा। ठीक, तो जहां पर भी सेल एक्टिव रहेगा अपने आप वहां माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ने लगेगा। क्या होगा? बढ़ने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपको बॉडी कैसे बिल्ड होता है? क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ने लगता है। ठीक है, और जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा वो आपको एनर्जी तो देगा ही, एटीपी। 36 एटीपी तो अकेला दे देगा वो, ठीक ना? 38 में से 36 दे देगा। तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? वहां पे आपको कोशिकाओं के ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा मांसपेशी कोशिकाओं में पाया जाता है, मस्कुलर सेल्स में पाया जाता है। ठीक, आप जो मसल करते हैं, आपका मसल बिल्डिंग करते हैं, उसमें आपका बॉडी क्यों बढ़ता है?
उसका यही रीजन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ एक्टिव सेल्स में ज्यादा पाया जाता है। तो जिसका आप एक्सरसाइज करेंगे वो सेल आपका एक्टिव रहेगा और वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा। आगे आते हैं प्लास्टिड्स। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड्स यानी कि लवक। इसको लवक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कलर प्रोवाइड करता है। ठीक, पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड के खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट हैकल। याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी। दो वर्ड आपका याद होगा, एक इकोलॉजी और एक इकोसिस्टम। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। जो हमारा बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे वो जाके बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का वीडियो देख ले। आपका बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के वीडियो से आपका लगभग 30 से 40% क्वेश्चन तो आपका वहीं से लड़ जाएगा। वो मैंने निचोड़ दिया है, 2 वीडियो में मैं आपको निचोड़ बता दिया हूँ, समझे? पूरा बायोलॉजी का निचोड़, उसको जरूर देखिएगा। इकोलॉजी का जो फादर है वो है अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। और इकोसिस्टम का ए जी टांसले, ए जी टांसले। यहां पर जो अर्नेस्ट हैकल हैं वो प्लास्टिड का खोज किए हैं, लवक का। ठीक है, इनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोलते हैं। यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए पाया जाएगा, राइबोसोम, राइबोसोम का मतलब हो गया आरएनए। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। यानी कि प्लास्टिड्स में भी आपका पाया जाएगा डीएनए। तो डीएनए आपको दो जगह मिल गया, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ चुके हैं और दूसरा प्लास्टिड्स। ठीक, राइबोसोम भी पाया जाता है प्लास्टिड में। आगे आते हैं, इसको जो प्लास्टिड है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स में। अब वो तीनों टाइप कौन कौन है देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप जो है आपका, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ठीक, पहला टाइप है इसका क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका खोज करता है सिम्पर। ये देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बार बार रिपीट करता है। आप जब स्पीडी मारिएगा ना, स्पीडी बनाइएगा, आपको ये 1000 बार क्वेश्चन मिलेगा। ठीक ना, यह पत्तियों में पाया जाता है और उसे हरा रंग देता है। ठीक है, हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली। ठीक है, तो हरा रंग कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल में आपका जो एलिमेंट पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए आपसे बहुत क्वेश्चन पूछेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? तो हीमोग्लोबिन में आपका पाया जाएगा आयरन। आपसे पूछेगा इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाएगा? इंसुलिन में आपका पाया जाएगा जिंक, इंसुलिन में आपका जिंक पाया जाएगा। फिर यहाँ क्लोरोफिल में आपको कौन तत्व पाया जाएगा? मैग्नीशियम। ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका, मैग्नीशियम तत्व पाया जाएगा। और एक विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाएगा, कोबाल्ट। ठीक ना, कोबाल्ट। तो ये सब चीज आपको कौन सा एलिमेंट किसमें क्या पाया जाएगा वो आप याद करते रहिएगा। यह फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट, यही प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसे किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं क्योंकि यहीं पे तो खाना बनता है प्लांट का, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल भी बोलते हैं। अगला आते हैं क्रोमोप्लास्ट। और एक चीज समझिएगा, हरित लवक नाम से समझिएगा कि ये प्लांट को हरा रंग देता है और जो क्रोमोप्लास्ट है ये हरा छोड़ के बाकी अदर कलर देगा, जैसे पीला कलर, ठीक है, आपको लाल कलर, जो भी वर्णी कलर है वो आपको क्रोमोप्लास्ट देगा। इसे कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं। यह पादप के कलर्ड पार्ट्स में पाया जाएगा। जो भी प्लांट में आपका कलरफुल चीज होगा उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा और जो हरा कलर का होगा, पत्ता, डंटी, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और जो हरा छोड़ के कोई भी अदर कलर होगा उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा यानी कि वर्णी लवक पाया जाएगा। जैसे आपका फ्रूट्स का रंग, फल का रंग जो है एप्पल का अलग कलर होता है, ऑरेंज का अलग कलर होता है, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। फ्लावर का रंग, फूल का रंग भी सबका अलग अलग होता है, वो इसके कारण होता है। और ये याद रखिएगा, पोमोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। और फ्लावर्स यानी कि फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। और एक चीज याद रखिएगा, जेंथोफिल, जेंथोफिल जो है वो पत्तियों के पीला रंग का कारण है, फूलों के पीला रंग का कारण है। फूल जो पीला कलर का आप देखते हैं ना, उसका कारण है जेंथोफिल, जेंथोफिल। और कैरोटीन, ये कैरोटीन जो है नारंगी और पीला रंग का कारण है। यानी कि दो, या तो नारंगी भी हो सकता है या पीला भी हो सकता है या दोनों के बीच का कलर भी हो सकता है। नारंगी से पीला के बीच का कोई भी कलर पकड़ सकता है कैरोटीन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सबसे लास्ट में आता है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। यानी कि ये या तो सफेद रहेगा, व्हाइट रहेगा, या तो कलरलेस रहेगा। यानी कि या तो सफेद रहेगा या कलरलेस रहेगा, रंगहीन रहेगा। आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है कि सफेद फूल में क्या पाया जाता है? सफेद फूल में
ठीक है, आपसे लाल फूल पूछेगा तो आप मार दीजिएगा क्या, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन आपसे सफेद फूल पूछेगा तो आप ल्यूकोप्लास्ट मारिएगा। ठीक, आपसे पत्ता का रंग पूछेगा, आप क्या मारिएगा, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ठीक, आपसे पूछेगा फूल का लाल रंग किसके कारण होगा, क्रोमोप्लास्ट। और आप पूछेगा कि फूल का सफेद रंग, सफेद कलर का जो फूल होता है वो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये प्लांट्स के उस पार्ट में पाया जाएगा जहां पर प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंचता है। जहां सनलाइट नहीं पहुंचेगा वहीं पर आपको या तो व्हाइट दिखेगा या कलरलेस दिखेगा। ठीक है, ये तीन टाइप्स का होता है, और ये जनरली क्या करता है, फूड स्टोर। इसका काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का काम फूड स्टोर करना। ठीक है, ये दोनों का काम था रंग प्रोवाइड करना, इसलिए इसको प्लास्टिड बोल दिए। ठीक ना, लेकिन ये रंग तो प्रोवाइड करता ही है, जैसे सफेद होगा या कलरलेस होगा, और उसके साथ साथ ये फूड भी स्टोर करता है, खाना भी स्टोर करता है। जैसे एमिलोप्लास्ट का काम है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। ठीक, इसका एग्जांपल है राइस और बनाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। एलियोप्लास्ट जो है वो फैट को स्टोर करता है, जैसे कि मूंगफली और नारियल। उसी तरह प्रोटीनोप्लास्ट आपका प्रोटीन को स्टोर करता है, जैसे कि पल्सेस यानी कि दाल। तो ये आपको मतलब कि प्लास्टिड्स पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। एक एक डिटेल आपको यहाँ पे आपके सामने धागा खोल के रख दिया गया है। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ सम प्लास्टिड्स, यानी कि लवक के कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपीन लवक पाया जाता है उसमें, लाइकोपीन। दूध का पीला रंग, कैरोटीन। गाजर का नारंगी रंग, कैरोटीन। हम बताए थे कैरोटीन, यहाँ देखिए कैरोटीन जो है नारंगी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है और उसके बीच का कोई और कलर भी हो सकता है। इसीलिए दूध में आपका पीला रंग देता है कैरोटीन, वहीं गाजर में नारंगी रंग देता है, दोनों अलग अलग कलर देता है वो। गाजर या सेब का लाल रंग आपका एंथोसाइनिन के कारण होता है, और हल्दी का पीला रंग आपका कुरकुमीन के कारण होता है। देखिएगा हल्दी जो है आपका, हल्दी को जब आप कच्चा में देखिएगा तो वो आपको कुरकुरे के शेप का दिखेगा, तो वो कुरकुमीन। ठीक है, चुकंदर का रंग बीटासिन, फूलों का पीला रंग जेंथोफिल, दूध का सफेद रंग जो है वो केसीन के कारण होता है, केसीन। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथीन। ठीक है, मिर्च का तीखापन कैप्सेसीन। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट। खीरे का कड़वापन कुकर बीटासिन। करेले का कड़वापन मेमोर डिकोसाइट। आंवले का कसैलापन टैनिन। ठीक है, आलू में हरा रंग सोलेनिन, और पपीते का पीला रंग केरिका जेंथिन। ठीक है, आप ये समझिएगा कि ये जो आइसोसाइनेट वर्ड यूज किया गया है, मूली का तीखापन आइसोसाइनेट। ठीक है, तो आइसोसाइनेट से एक वर्ड हमको याद आता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और 2 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, जो कि आपका यूनियन कार्बाइड कंपनी में यूनियन कार्बाइड कंपनी में गैस का रिसाव हो गया था, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जो जिससे आपका हजारों लाखों, मतलब लाखों तो नहीं, हजारों का डाटा जो है सरकार के द्वारा शो किया गया था, हजारों आदमी की मृत्यु हुई थी इसमें। और इस मूवी को आप अच्छे से देख सकते हैं रेलवे मैन मूवी में। रेलवे मैन जो है एक राघवन जो है माधवन माधवन के द्वारा ये मूवी लाया गया था, और इस मूवी में उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, और इसमें आपका क्या बोलते हैं, पूरा दिखाया गया कि रेलवे मैन ने कैसे हेल्प किया है मिथाइल आइसोसाइनेट्स जो गैस लीक हुई थी उससे लोगों को बचाने के लिए। और याद रखिएगा ये जो गैस है इसका एक उपाय था जो उस समय आदमी को नहीं पता था, गमछा भिगा के मुंह पे रख लेना, पूरा आंख वाँख भी ढक लेना। ये इसका सबसे इजी तरीका था, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था, इसलिए लोग अनजाने में मृत्यु को समर्पित हो गए। आगे आते हैं कैरोटीन और जेंथोफिल। हम बताए थे कैरोटीन आपका नारंगी और पीला रंग होता है, और जेंथोफिल सिर्फ पीला रंग का कारण है। तो कैरोटीन में आपका कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। और जेंथोफिल कार्बन हाइड्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन भी पाया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी पाया जाएगा। और इस दोनों को, कैरोटीन और जेंथोफिल को क्या बोलते हैं, कैरोटीनोइड्स कहा जाता है। और ये कैरोटीनोइड्स जो है आपका ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तथा क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश की क्षति होने से बचाते हैं। यानी कि अगर कैरोटीनोइड्स नहीं होगा
यानी कि पीला कलर या नारंगी कलर जो देता है प्लांट को, कैरोटीन और जेंटोफिल, ये प्लांट में नहीं पाया जाएगा तो प्लांट ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यही ब्लू लाइट जो है सनलाइट से जो क्षति होता है क्लोरोप्लास्ट को, वो क्षति होने से बचाता है। ठीक है। मोस्ट फ्रूट्स, बहुत ज्यादा फल है उसमें कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, जैसे कि बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाएगा? गाजर में। यही बीटा कैरोटीन बाद में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। यही बीटा कैरोटीन बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग पढ़े थे विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। और इसका कमी से हो जाता है रतौंधी। रतौंधी क्यों होता है? रेड सेल्स की कमी से होता है। रेड सेल की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोग विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में कंज्यूम नहीं करते हैं। यही विटामिन ए जो है आपको बीटा कैरोटीन से मिलता है, यानी कि गाजर खाने से मिलता है। आगे आते हैं डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए जो है वो आपका न्यूक्लियस, डीएनए आपका कहाँ कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, तीन जगह, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। और आपका राइबोसोम जो है वो आरएनए जो है वो आपका राइबोसोम में पाया जाएगा। और भी कहीं पाया जाएगा तो मैं उसे जेनेटिक्स के चैप्टर में पूरे बढ़िया से क्लियर करूंगा। तो अभी हमारे चैनल पर भी बने रहिए, ये वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? पोर्टर। इसके खोजकर्ता है पोर्टर। और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच फैली होती है। हम बताए थे ये आपका सेल है, यह आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन, यहाँ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस दोनों के बीच में ही आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। आप ऐसा याद कर लीजिएगा, इसमें फैट और लिपिड बनता है, फैट और लिपिड। इसका टेक्निक आप याद रख लीजिएगा, एस एल आर। एस एल आर, एस का मतलब हो गया स्मूथ, आर का मतलब रेटिकुलम, और एल का मतलब लिपिड। एल का मतलब लिपिड, यानी कि स्मूथ रेटिकुलम में आपका लिपिड बनेगा। स्मूथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका फैट और लिपिड बनेगा। लीवर सेल्स में एस ई आर यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक बहुत रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का। ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, लीवर में एक कुफर सेल पाया था, कुफर सेल। अब जहर पीते हैं आप या आप शराब पीते हैं तो यही कुफर सेल आपको मरने से बचाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपको हेल्प करता है। आगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। रफ है तो आर से रफ, आर से राइबोसोम, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और एक चीज और समझिएगा, पूरे सेल चैप्टर में, ठीक है, पूरे सेल चैप्टर में एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, कहीं भी आर अक्षर से स्टार्ट कुछ भी हो जाए, आर से स्टार्ट होगा उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक, उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। तो आर अक्षर से कुछ भी हो जाए, जैसे ये आर अक्षर से है, जैसे प्रोटीन पाया जाएगा, यानी कि राइबोसोम पाया जाएगा। आगे आते हैं ई आर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको? साइटोप्लाज्म को, कोशिका द्रव्य को, यानी कि कोशिका द्रव्य को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसको प्रोवाइड करता है लार्जर सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए एक बड़ा सा सरफेस एरिया देता है। ठीक है, क्यों? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं गोल्जी अपैरेटस, जिसको बोलते हैं गोल्जी का है, याद रखिएगा इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस, सेल के अंदर एक ट्रैफिक पुलिस होता है, इसका काम ही है ट्रांसपोर्ट करना और कंट्रोल करना। ठीक, इसको देखिए हम लोग समझते हैं। इसके खोजकर्ता है कैमिलो गोल्जी। इसी गोल्जी के नाम पे इसका नाम पड़ा गोल्जी अपैरेटस। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। लाइपोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं? गोल्जी अपैरेटस को भी बोलते हैं। और प्लांट में इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, यानी कि ये अगर एनिमल में हो तो लाइपोकॉन्ड्रिया, और ये अगर प्लांट में हो तो डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम भी इसको बोल देते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? यह साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में किसी भी स्थान को बोलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। इसका काम क्या है? स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, सब काम यही करेगा। बोलेगा तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, भाई तुमको उठा के भी ले जाएंगे, पहुंचा भी देंगे वहां पे। मान लीजिए कोई मटेरियल है उसको ले जाना है यहाँ से यहाँ,
ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस क्या बोलेगा बोलेगा कि भाई ये काम मेरा है, मैं कर देता हूँ। ये ट्रैफिक पुलिस है। आप कोड बढ़ जाते, गोल्जी अपरेटस को क्या बोलेंगे? ट्रैफिक पुलिस। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे? किचन हाउस। क्या बोले? किचन हाउस ऑफ सेल। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? बिजली घर, पावर हाउस। ठीक, ये आपको कोड वर्ड याद रखना है। और गोल्जी अपैरेटस जो है आपका गोल्जी काय, वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी आपका हेल्प करता है, लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। यानी कि अगर गोल्जी काय ना हो, आपका लाइसोसोम भी नहीं बनेगा। याद रखिएगा। साइज ऑफ गोल्जी बॉडी चेंजेस पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है। यंग सेल्स में ये बिगर होता है, मतलब समझ जाइए कि अगर गोल्जी अपैरेटस है, ये इस सेंटेंस का आप मीनिंग समझिए। यानी कि गोल्जी अपैरेटस अगर आपके बॉडी में है ज्यादा, तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्ट्रांग रहेगा। और याद रखिए, ये जितना बड़ा होगा, ठीक है, जितना बिगर होगा, बिगर, ठीक है, उतना ही आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़िया रहेगा। एक चीज आप समझ जाइएगा, जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, छोटे बच्चे थे तो आप कुछ भी खा लेते थे, मिट्टी खा लेते थे। ठीक है, आप मिट्टी खा लिए या बाहर से कुछ भी कचरा, खेल रहे हैं, खेलते हुए वही हाथ से आप कुछ भी छू दिए। ठीक है, वही हाथ से आप कोई भी खाना खा लिए। तो ये आप समझिएगा कि जब आप ऐसा काम करते थे, लेकिन आप उस समय बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों नहीं पड़ते थे? क्योंकि उस समय आपका यंग सेल्स जो था, यंग बच्चों लोग के सेल में ये गोल्जी अपैरेटस बिगर होता था, बड़ा होता था। और बड़ा होने के कारण उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्ट्रांग होता था, स्ट्रांग होता था। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे कि कुछ भी पचा लेते थे। लाइसोसोम्स ज्यादा होगा, गोल्जी ज्यादा होगा तो लाइसोसोम, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती की थैली। जैसे ही कुछ टॉक्सिक चीज आएगा, ये खुद को मार लेगा, खुद को मार के आपको बचा देगा। तो इसीलिए ये गोल्जी अपैरेटस काफी जरूरी है। आगे आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है, इसके खोजकर्ता है पैलेड। इसके खोजकर्ता कौन है? पैलेड। ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं, ये आरएनए का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। और इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। इसके खोजकर्ता है पैलेड। और एक चीज समझिएगा, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है। और डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट रुकिएगा। विलंब के लिए खेद है। कल मैं छठ में घर जा रहा हूँ, और आज मैं आप लोग के लिए रात में 11:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डीएनए से आरएनए बनाने का प्रक्रिया होता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने का प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। और ये समझिएगा कि जो हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका 30s, 50s और 70s टाइप का क्या बोलते हैं, राइबोसोम पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में आपका 40, 60 और 80s का राइबोसोम पाया जाता है। ये आपको बता दिए थे। और ये जो आपका 70s राइबोसोम है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स में पाया जाता है। क्या किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। लेकिन ये जो 80s का राइबोसोम है, वो आपको साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ पाया जाएगा, और वो भी किसका? यूकैरियोटिक का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रियोल्स का बात करें, सेंट्रियोल्स अगला है। सेंट्रियोल्स यह मुख्यतः एनिमल सेल में पाया जाता है, यह प्लांट सेल में जनरली नहीं पाया जाता है। यह सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर, याद रखिएगा, स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करता है। सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करता है। सेल डिवीजन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और इसका सारा फेज पढ़ेंगे, सारा फेज इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। और एक चीज और समझिएगा, जो स्पिंडल फाइबर है यह प्रोटीन का बना होता है, और यह न्यूक्लियस के डिवीजन में हेल्प करता है।
सेल का डिवीजन जब भी होगा तो वो न्यूक्लियस के मतलब उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसमें हेल्प करता है आपका स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करेगा कौन? सेंट्रियोल्स। ठीक, आगे आते हैं। सीलिया और फ्लैगेला एक चीज है, जैसे कि सीलिया को हम लोग बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और फ्लैगेला को बोलते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये बाल के जैसा स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बाल जैसा आपको निकला हुआ दिख रहा है, बाल जैसा निकला हुआ दिख रहा है। और ये विप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि चाबुक के जैसा, ये देखिए पीछे में देख रहे हैं चाबुक जो मारने वाला होता है, चाबुक के जैसा स्ट्रक्चर है। और ये सीलिया आपका पाया जाता है पैरामीशियम में, और फ्लैगेला पाया जाता है यूग्लिना में। ठीक है, फ्लैगेला कहाँ पाया जाता है? यूग्लिना में। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीलिया और फ्लैगेला कहाँ पाया जाता है, इसका यूज क्या है? दे आर फाउंड इन मोटाइल सेल, यानी कि मूव करने वाले सेल में, जो कोशिका हमारा मूव करती है उस कोशिका में पाया जाता है सीलिया और फ्लैगेला। और दोनों हेल्प करता है मोबिलिटी में, मतलब मूव करने में। ठीक, ये फाइब्रिल्स का बना होता है, किसका बना होता है? फाइब्रिल्स का। ठीक, और इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 9 पेयर फाइब्रिल्स का और 2 पेयर फाइब्रिल्स का, यानी कि 9 पेयर फाइब्रिल्स जो है आपका सरकमफ्रेंस में पाया जाएगा, और 2 पेयर फाइब्रिल्स जो है आपका सेंटर में पाया जाएगा। यानी कि यहाँ सरकमफ्रेंस में आपका 9 पेयर, 9 पेयर होगा, और आपका क्या बोलते हैं, सेंटर में आपका 2 पेयर होगा। तो ये आपका दोनों में होता है 9+2 अरेंजमेंट। अब आते हैं अगला, लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये बहुत, ये कि ये सब जो हम आपको बता रहे थे इसलिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, कि जो क्वेश्चन पूछेगा आपको नॉर्मली ही पूछेगा। सीलिया किस में पाया जाएगा? पैरामीशियम में। फ्लैगेला कहाँ पाया जाएगा? यूग्लिना में। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो विप लाइक स्ट्रक्चर, चाबुक के जैसा। इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल के जैसा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा सकते हैं आप इसमें। लाइसोसोम के खोज करता है डे डूबे। हम आपको बताए थे लाइसोसोम खुद को ही मार लेता है और आपको बचा देता है, यानी कि ये खुद को ही ले डूबता है, ले डूबे। ले डूबे से याद रखिए, डे डूबे। ठीक है, लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है? ले डूबे, यानी कि डे डूबे। ठीक है, और ये एक बात समझिएगा, ये केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इसमें कुछ हाइड्रोलिथिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो ओल्ड सेल्स तथा पैथोजेंस यानी कि हानिकारक पदार्थ को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हाइड्रोलिथिक एंजाइम पाए जाएंगे, जो कि जो भी हानिकारक पैथोजेंस आएंगे, हानिकारक पदार्थ आएंगे, उसको अपने खा के पचा लेगा वो। और कभी कभी ये पैथोजेंस को नष्ट करने के लिए क्या करता है? ब्लास्ट भी हो जाता है, खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। और इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग यानी कि आत्मघाती की थैली बोलते हैं। हम लोग को बचाने के लिए बेचारा खुद सुसाइड कर लेता है, ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, और ये समझिएगा कि ये लाइसोसोम खुद को खत्म कर देते हैं, इसलिए इनको ऑटोफेगी, ऑटो मतलब खुद को, फेगी मतलब खा जाना, खुद को खा जाते हैं, ऑटोफेगी। और इसमें समझिएगा इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, यानी कि विद इन द सेल। जब देखिए दो तरह का डाइजेशन होता है, एक इंटर सेल्यूलर और एक इंट्रा सेल्यूलर। इंटर में क्या होता है? दो अलग अलग सेल के बीच में। लेकिन जब एक ही सेल के अंदर में होगा, विद इन द सेल, तो उसको इंट्रा सेल्यूलर बोलेंगे। तो ये इंट्रा सेल्यूलर है, ये चूंकि अपने ही सेल में उसको पचा लेता है, इसलिए ये एक ही सेल में हो रहा है, तो इसको विद इन द सेल यानी कि इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बोलेंगे। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाइसोसोम में, और लाइसोसोम में इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है आपका अमीनो एसिड, शुगर और प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है आपका? अमीनो एसिड, शुगर और प्रोटीन। ये इम्प्टी स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि जो आपका कोशिका द्रव्य है उसमें जो खाली जगह पाया जाता है, ये वहां पर पाया जाएगा, वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स को हम बता ही रहे हैं कि वैक्यूल्स का मतलब समझिए वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम निर्वात समझिए, ये इसमें कुछ है ही नहीं। प्लांट सेल में यह वाटर के कंसंट्रेशन को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन में ये हेल्प करेगा, वाटर के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा। जैसे इसका साइज का बात कर ले वैक्यूल्स का, तो ये दोनों में पाया जाएगा, प्लांट में भी एनिमल में भी। लेकिन प्लांट में ये बड़ा होगा और एनिमल में ये छोटा होगा। ठीक, ये भी समझ लिए। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपका दो को पढ़ना है, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। क्योंकि ये टॉपिक आपका वहां का टॉपिक है, जेनेटिक्स का टॉपिक, तो इस टॉपिक को वहां भी पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। ये टॉपिक यहाँ पढ़ना सही नहीं है। ठीक है, या इसको पढ़ा ही देते, छोड़िए पढ़ा ही देते हैं, वहां पे आपका रिवीजन करा देंगे। ठीक, न्यूक्लिक एसिड के खोज करता है फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर,
1869 में वो इसका आविष्कार किए थे, इसका खोज किए थे, और ये ब्लड सेल में खोज किए थे। ठीक है, और ये जो न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जो भी हमारा पिता से बच्चा में, बच्चा से उसका बच्चा में जो इंफॉर्मेशन जाता है, उसको स्टोर करने का काम न्यूक्लिक एसिड का ही है। ये दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीएनए न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का मतलब होता है एनएसपी। एन का मतलब हो गया नाइट्रोजिनस बेस, एस का मतलब हो गया सुगर, और पी का मतलब हो गया फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि ये जो डीएनए है, डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का बना होगा। और न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का हम ट्रिक बता दिया आपको, एनएसपी। एनएसपी यानी कि नाइट्रोजिनस बेस, सुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजिनस बेस्ड बेस आपका दो गो होगा, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन जो है उसमें आपका एडिनिन और गुआनिन होगा, एडिनिन और गुआनिन। और pyrimidine का में आपका साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल पाया जाएगा। तो ये दो तरह का आपका नाइट्रोजनी बेस आपका पाया जाएगा। इसमें आप समझिए एडिनिन का रिलेशन होता है थाइमिन से, एटी। ए और टी का रिलेशन होता है, यानी कि ए और टी में आपका होता है डबल बॉन्ड, एडिनिन और थाइमिन, क्या बोलते हैं, थाइमिन। एडिनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड। और जी और सी का, गुआनिन और सी यानी कि साइटोसिन, इसका रिलेशन होता है। ठीक है, तो गुआनिन और साइटोसिन का रिलेशन होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो ये तो हो गया डीएनए का। लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में आपका ए का जो टी से रिलेशन था ना, एडेनिन का थाइमिन से, वो ए का इसमें यू से रिलेशन हो जाएगा, यूरासिल। आरएनए में बस इतना ही चेंज होता है, ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये आपको जो बॉन्ड किस में होता है, आपको नाइट्रोजिनस बेस में होता है। ठीक, अब शुगर का बात करते हैं। इसमें अगला चीज जो मटेरियल है वो शुगर है। शुगर आपका दो तरह का हो सकता है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोस शुगर या फिर राइबोस शुगर। और ये एक तरह का जो शुगर है वो पेंटोस शुगर है। आप बोलेगा अभी कभी आप राइबोस बताते हैं, कभी पेंटोस बताते हैं। पेंटोस का मतलब है कि ये आपका 5 कार्बन का चेन होगा, इसमें 5 कार्बन का चेन होगा इस शुगर में। तो सबसे पहला चीज आपका बताया नाइट्रोजिनस बेस, एटीजीसी। ऐसे याद रखिए, डीएनए में होगा एटीजीसी, एटीजीसी, ए और टी में डबल बॉन्ड, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। और आरएनए में होगा एयूजीसी, यानी कि ए और यू में डबल बॉन्ड, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया नाइट्रोजिनस बेस। शुगर में हो जाएगा आपका पेंटोस शुगर, 5 गो कार्बन का चेन, और फॉस्फेट ग्रुप यानी कि PO4 3- फॉस्फेट ग्रुप हो गया ये। अगला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एंजाइम, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रक्चर को खोल सकता है। ये आपको क्या बोलते हैं, डीएनए कोडिंग या फिर जीन कोडिंग में आपका हेल्प होता है। ठीक है, इसका खोल भी सकता है और इसको कॉपी भी कर सकता है। तो ये है आपका हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम। ये आपको याद रखना है, हेलिकेज एंजाइम। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको फोटो लगा दिया हूँ। आपको 3 चीज पाया जाएगा, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट और शुगर। ये मैं डीएनए के बारे में बता रहा हूँ, आरएनए नहीं। ये डीएनए का जो आपका ये आपका फिगर है, यहाँ पे आपका आरएनए का फिगर है। डीएनए में आपका डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल मतलब एक यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, और एक आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला। ये दोनों आपको, दोनों हेलिक्स है, तो इसको इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल हेलिक्स। और एक चीज समझिएगा, ये जो आपको येलो और ब्लू कलर दिखा रहा है, उसमें समझिए ए और टी के बीच में 2 लाइन है, यानी कि एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। वही यहाँ पे सी जी यानी कि जीसी, गुआनिन और साइटोसिन, इसके बीच में 3 गो लाइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड। फिर जीसी, गुआनिन और साइटोसिन, फिर जीसी, फिर टी ए मतलब थाइमिन और ए, एडिनिन। ठीक है, इसी तरह करते करते आपका बेस का पेयरिंग है। ठीक है, तो वही लाइन को यहाँ पे दिखाया, ये लाइन यहाँ पे, यही लाइन को यहाँ पर भी हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, और समझिएगा ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस तरह का बॉन्ड है, ये एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स मॉडल, वो कौन दिया था, वाटसन और क्रिक दिया था। वही अगर बात करते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर का, देखिए आरएनए में सिर्फ एक हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स नहीं है, सिर्फ एक लाइन है। यहाँ पे जैसे आपका एक लाइन था, और यहाँ पे आपका डबल दूसरा लाइन था, यहाँ पे आपका सिर्फ एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और अगला जो आपको हम बता रहे हैं इसमें, हाँ इसमें आपको, इसमें था आपका एटीजीसी, इसमें हो जाएगा एयूजीसी। एयूजीसी यानी कि आपका
एडिनिन और यू से यूरासिल, एडिनिन और यूरासिल के बीच में डबल बॉन्ड, एडिनिन और यहाँ लिख देते हैं, एडिनिन और यूरासिल के बीच में डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, AUGC, इसमें है AUGC। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक में। डीएनए आर क्वाइल्ड अप, यानी कि डीएनए जो है वो आपका क्वाइल्ड होके, मतलब ज्वाइंट होके मिल के क्रोमोजोम बनाता है। और क्रोमोजोम का खोज कौन किया था? वाल्डेयर। और क्रोमोजोम नाम किसने दिया था? स्ट्रॉसबर्ग, स्ट्रॉसबर्ग। ठीक। डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, विच आर कोडेड, और वो इंफॉर्मेशन कोडेड होगा, ठीक है, और इन द अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस्ड, ये नाइट्रोजिनस बेस जो है, ये बेस है नाइट्रोजिनस बेस, ये आपका बेस ATGC, AT और GC, ये जो है यही आपका इंफॉर्मेशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोड करके रखता है कि उसका नाक कैसा होगा, पिता के जैसा नाक लंबा होगा तो बच्चा में भी लंबा होगा। वो कोड कौन ले जाता है? यही ATGC और AUGC, डीएनए, डीएनए ही मेन ले जाता है आपका, कोड करके ले जाता है नाइट्रोजन बेस में। जीन जो है, जीन नाम दिया था जोहानसन, जीन किसने नाम दिया था? जोहानसन। और ये बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट है हेरिडेटरी का, हेरिडेटरी का सबसे बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है ये जीन, जीन जो है आपका। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम टोटल 23 पेयर होता है हम लोग हमारे शरीर में, जिसमें से 22 पेयर सेम होता है जिसको बोलते हैं ऑटोसोमी, 22 पेयर सेम होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोमी। और जो 23वां पेयर होता है, 23वां पेयर जो कि मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY, और इस पेयर को क्या बोलते हैं? एलोसोमी। एलोसोमी क्या बोलते हैं? एलोसोमी। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोल देंगे? सेक्स क्रोमोजोम। लिंग गुणसूत्र, इसको क्या बोल देंगे? लिंग गुणसूत्र बोल देंगे। ठीक, आगे आते हैं डीएनए, डीएनए क्लोनिंग का बात करते हैं। डीएनए क्लोनिंग जो है वो, इसमें डीएनए को बीच में किसी खास जगह से काट कर अलग कर दिया जाता है, यानी कि डीएनए जो है ना उसको बीच में से कहीं से काट देंगे, काट के उसको अलग कर देंगे, और उसका एग्जैक्ट रेप्लिकाज यानी कि एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बना दिया जाता है, क्लोन्स तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका यूज कैसे होता है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो स्पीसीज, जो आपका जाति जो है, जो आपका जीन्स है खत्म हो रही है इस पृथ्वी से, उसको बचाने के लिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज को बचाने के लिए या उनके जैसे नई चीजें बनाने के लिए ये डीएनए क्लोनिंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले डीएनए क्लोनिंग जो थी वो डॉली भेड़ का डीएनए क्लोनिंग किया गया था भारत में 1996 में। ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको याद कर लीजिए। अगला है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का बात करें, यह कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज होता है। ये रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकुलर जीन, या पार्टिकुलर जीन का रिप्लेसमेंट में भी ये जीन थेरेपी आपको यूज होता है। जैसे कि आपको बचपन से ही कोई बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बचपन से कोई बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए आप जीन थेरेपी का यूज करेंगे। जैसे कि हम बताए थे बचपन से जो भी बीमारी होगा वो ला इलाज होगा, उसको ठीक करने के लिए जीन थेरेपी ही किया जा सकता है, यानी कि अपना जीन में ही परिवर्तन कर दीजिए। जैसे मानव इंसुलिन में आपका जीन जो है ई कोलाई बैक्टीरिया डाला जाता है, मानव इंसुलिन में जो ई कोलाई बैक्टीरिया का है, ई कोलाई बैक्टीरिया का जीन डाला जाता है ताकि इंसुलिन हार्मोन बनाया जा सके। तो इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए आपका किससे कराया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया के जीन में डाला जाता है इंसुलिन हार्मोन। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसी तरह ह्यूमन ग्रोथ, अगर किसी कोई बौना है, पूरा खानदान उसका बौना है, बच्चा को लंबा करना है, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन डाल दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन का जीन चेंज कर दिया जाता है। तो ये जीन थेरेपी है, इसको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है सेल चैप्टर में, बस मैं ऐसे ही बता दिया हूं आपको, ये भी आपको याद रखना है। जीन क्लोनिंग इन एग्रीकल्चर। जीन क्लोनिंग क्या होता है? सबसे पहले क्लोनिंग, क्लोन करके जो हम लोग यहाँ पे बताए थे ना, क्लोन करके बनाते हैं, एग्जैक्ट रेप्लिकास, क्लोन, डीएनए क्लोनिंग। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग में क्या होता है कि आप सबसे पहला प्लांट जो है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, बीटी कॉटन। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस, थुरिनजिएंसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका जीन कॉटन में डाला जाता है, यानी कि कपास में डाला जाता है। यह इस प्लांट को बॉल वर्म यानी कि इंसेक्ट से बचाता है और पेस्ट से बचाता है, कीटों से बचाता है। तो जब भी बीटी किसी वर्ड में लगा हुआ हो समझ लीजिएगा बैसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया में उसको यूज किए हैं, उसका जीन को डाले हैं, और वो उसको, उसका जो है क्या बोलते हैं, इंसेक्ट से बचाता है, कीड़ों से,
पतंगों से बचाता है, वो पेस्टिसाइड वगैरह जो है उससे बचाता है इसको। ट्रांसजेनिक क्या होता है? प्लांट्स जिसे जीन इंजीनियरिंग टेक्निक का प्रयोग प्रयोग करके मॉडिफाइड किया गया है उसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक। जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी पोटैटो, बीटी टोबैको। भारत में सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है, रिपीट करता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है भारत का वो है बीटी ब्रिंजल, बैगन। हम गलती से कॉटन बोल दिए थे। पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप आपका क्या है? बीटी ब्रिंजल, बीटी बैगन। गोल्डन राइस समझिए, ये भी एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसमें विटामिन ए प्राप्त होता है और जेरोप्थेल्मिया नामक बीमारी में डॉक्टर जो है इसको खाने की सलाह देते हैं। किसको? गोल्डन राइस। इसी को जीएम राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएम राइस। ये भी याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? जीएम राइस, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। ठीक है, आगे आते हैं। गुणसूत्रों की संख्या ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि श्रिम्प में कितना हो। ये गुणसूत्रों की संख्या मैं बताऊंगा नहीं, आपको याद करना है। कभी कोई एग्जाम में आप पूछेगा तो जनरली नहीं पूछता है, बिहार का कोई एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है, बस इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस ऐसे फैक्टर्स जिसके कारण म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन का आपको हम एक सबसे सिंपल एग्जांपल देते हैं। अचानक से किसी के जीन में परिवर्तन आ जाना। आप एक डायनासोर वाला मूवी देखे होंगे कि डायनासोर जो मतलब क्या बोलते हैं उसमें छिपकली होता है, तो एक जगह पूरा परमाणु विस्फोट विस्फोट होता है, तो छिपकली के जीन्स में उसका जो विस्फोट का जो है कुछ मटेरियल चला जाता है और वही छिपकली बाद में डायनासोर बदल जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का मूवी में देखते होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है, और इसके फादर कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। इसके फादर कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रोसोम यानी कि केंद्रक काय। सेंट्रोसोम यानी कि केंद्रक काय। इसके खोज करता है टी बोवेरी, टी बोवेरी। और ये आपको सेल डिवीजन में हेल्प करता है। देखिए हम बार बार आपको सेल डिवीजन बता रहे हैं, लेकिन सेल डिवीजन बताएं क्यों नहीं? तो क्योंकि अब लास्ट में बताना था, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए सेल डिवीजन को मैं लास्ट में बताना चाह रहा था। सेल डिवीजन जो है ये कोशिका विभाजन होता है। इसके खोज करता है वार्चू। कौन है? वार्चू। 1855 में इसका खोज किए थे वार्चू जो है, सेल डिवीजन का खोज किए थे। डेफिनेशन क्या होता है इसमें? सेल जो है यानी कि कोशिका जो है वो टूटकर दो या अधिक सेल का निर्माण कर देता है। ठीक, और सेल का बनना, सेल का विभाजन होना कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल कहलाता है। सेल साइकिल कहलाता है। सेल साइकिल बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं वो लोग अच्छे से पढ़ते हैं इसको, लेकिन आपको एग्जाम में भी इससे आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत डीपली पूछा जाएगा। तो जब आपसे डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल फेज का, सेल साइकिल का। ठीक है, तो कोशिका विभाजन होता क्यों है? जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे में आपका शरीर छोटा है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा होते हैं आपका शरीर बड़ा होता है। तो जब तक ये सेल डिवाइड होके, एक सेल डिवाइड होके दो सेल नहीं बनाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, तब तक आपका जो है सेल ग्रोथ कैसे करेगा? आप बड़े कैसे होंगे? ऐसे आप मसल बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, आप बार बार डंबल उठाते हैं तो आपका बॉडी जो है, मसल जो है वो बाइसेप्स बनता है ना। कैसे बाइसेप्स बनता है? सेल डिवीजन होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका 4 स्टेप है सेल साइकिल का। पहला है आपका जीवन फेज, दूसरा है एस फेज, तीसरा है जी2 फेज, चौथा है एम फेज। एम फेज यानी कि मिटोटिक फेज। तो जीवन फेज जो है, एस फेज और जी2 फेज, इस तीनों फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इस तीनों फेज को क्या बोलते हैं? इंटरफेज। ठीक, तो अब सबसे पहले देखते हैं जीवन फेज। जीवन फेज क्या होता है? इसमें आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? आरएनए और प्रोटीन का। उसी तरह एस फेज का बात करें तो इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का। जी2 फेज का बात करें तो इसमें सेल रेडी होता है सेल डिवीजन के लिए। इसमें सेल जो है वो सेल डिवीजन के लिए रेडी होता है, मतलब अब ये तैयार हो गया है कि हाँ, मतलब लड़की शादी के लिए तैयार हो गई है। ठीक है, यानी कि जी2 फेज जो है वो सेल डिवीजन के लिए सेल जो है इसमें रेडी होता है, जी2। ठीक है, और एम एम फेज का मतलब है इसमें सेल डिवीजन फाइनली इसी में होता है। और एम सेल जो है वो इंटरफेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन के बीच में जितना भी प्रोसेस होगा वो इंटरफेज में होगा, यानी कि यहां तक वो सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। आरएनए प्रोटीन बना रहा है, डीएनए बना रहा है, ठीक, संश्लेषण कर रहा है और सेल डिवीजन के लिए रेडी हो रहा है। यहां तक आपका आएगा इंटरफेज में, और जैसे ही एम फेज में चलेंगे, मिटोटिक फेज में, इसमें सेल डिवीजन हो जाएगा। इसका 2 स्टेप है। 2 स्टेप कौन कौन है? पहला स्टेप है
कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और ये आपका VVI अगर आपको लगा दे, VVI भी लगाए, VVVI, तीन को VVI लगा दे तो भी ये कम है। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है 4 फेज में, 4 फेज में होता है ये। ठीक है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, ठीक है, तीसरा एनाफेज और अगला टेलोफेज। ठीक है। और इसी में हम आपको बताए थे कि टेलोफेज जो है आपका, टेलोफेज मेटाफेज, मेटाफेज में आपका क्रोमोसोम बनता है। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम बन रहा है। तो सबसे पहला आपका प्रोफेज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था। नाम से ही पता चल रहा है पूर्वावस्था, यानी कि इसमें क्या होगा, कोई भी सेल है उसका सबसे पहले न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। यानी कि इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियस का बात करेंगे। अगला मेटाफेज, यह कोशिका विभाजन की सबसे लंबी प्रक्रिया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेल डिवीजन का सबसे लंबा प्रोसेस क्या कौन है, तो मेटाफेज, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम बनता है। ठीक है। इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो सिकुड़कर क्रोमोसोम का निर्माण करती है, क्रोमेटिन नेटवर्क सिकुड़कर क्रोमोसोम का निर्माण करती है। और फिर क्रोमोसोम का डिवीजन होता है और नया क्रोमोसोम बनता है। इसके बाद ये क्रोमोसोम जो है वो क्या बोलते हैं, टूट के एक नया क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है। एनाफेज, एनाफेज का बात करें तो इसको बोलते हैं पश्चावस्था। इसमें क्या होता है, जैसे पूर्वावस्था पश्चावस्था में अंतर क्या है, पूर्वावस्था में ये टूटेगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और पश्चावस्था में जुड़ेगा। यानी कि इसमें दो न्यूक्लियस का निर्माण होता है और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी निर्माण होता है। यानी कि जो पहला स्टेप में, यानी कि प्रोफेज में, पूर्वावस्था में जो खत्म हुआ था वो यहाँ पर बन गया, आपका एनाफेज यानी कि पश्चावस्था में बन गया। सबसे लास्ट जो प्रोसेस है वो टेलोफेज यानी कि अंत्यावस्था, सबसे लास्ट, अंत आ गया इसका। इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सबसे लास्ट में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य का इसमें डिवीजन होगा, विभाजन होगा, और दो नया नया सेल का निर्माण हो जाएगा, दो नया नया सेल का निर्माण हो जाएगा। और ये जो साइटोकाइनेसिस है इसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो ये उतना जरूरी नहीं है। ये आपका कैरियोकाइनेसिस, इसका चारों फेज बहुत जरूरी था। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का कितना कितना टाइप्स होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे सेल डिवीजन का पहला टाइप है ए मिटोसिस, यानी कि असूत्री विभाजन। ए मिटोसिस बोलते हैं इसको, यानी कि असूत्री विभाजन। यह हमेशा आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। और यह यूनिसेलुलर जीव में होता है। एक चीज समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल मैक्सिमम आपका यूनिसेलुलर है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपका बैक्टीरिया, ये सब आपका प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। और इसमें से मैक्सिमम जो है आपका यूनिसेलुलर है। इसमें आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य का कोई पार्ट जो है वो अलग होकर नया सेल बनाता है, मतलब उसी का एक पार्ट जो है अलग होकर नया सेल बनाएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का बात किए तो आपका क्या हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। तो ये आपका एमिटोसिस हो गया, असूत्री विभाजन। दूसरा जो है आपका मिटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। मिटोसिस जो है समसूत्री विभाजन, इसके खोजकर्ता है वाल्टर फ्लेमिंग। इसके खोजकर्ता कौन है, वाल्टर फ्लेमिंग। और इसमें होता क्या है, बॉडी ग्रोथ, ये जो है आपका मिटोसिस बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। यानी कि आपका मसल सेल में ये ज्यादा होगा। और ये जो है आपका मिटोसिस जो है आपका एसेक्सुअल तरीका ही अपनाता है बॉडी ग्रोथ के लिए, यानी कि एक अकेला सेल ही डिवीजन हो जाता है। और ये समझिएगा ये मिटोसिस जो है आपका यूकैरियोटिक सेल में होगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, ये एक कोशिकीय जीव में नहीं होगा, ये बॉडी सेल में होता है। अंतर समझिएगा इस दोनों में, मिटोसिस और मियोसिस में, कि मिटोसिस जो है आपका बॉडी सेल में होगा और मियोसिस जो है आपका सेक्स सेल में होगा, सेक्स सेल में होगा। ज्यादा अंतर नहीं, यही अंतर है। ठीक है। तो जब भी हम लोग का क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई का बात करते हैं, तो वो हम लोग मियोसिस का बात करते हैं क्योंकि वो सेक्स सेल का बात करते हैं। ठीक है। लेकिन मिटोसिस जब बॉडी सेल का बात करेंगे, यदि आपका मसल बिल्ड करना है, ठीक है, आपको मोटा होना है, चौड़ा होना है, छाती फैलाना है, तो उसमें आपका मिटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन, क्योंकि वो बॉडी सेल का बात कर रहा है। ठीक है। इसमें आपका सेल डिवीजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। चूंकि गुणसूत्रों की संख्या समान है इसलिए इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसमें पेरेंट सेल दो डाउटर सेल का निर्माण करते हैं, तो नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 2n, 2n हो जाएगा, दो डाउटर सेल। और देखिए आपका पेरेंट सेल है
यानी कि पिता है उसका 46 है, तो उसका बच्चा में 46 ही आएगा, और 2 बच्चा बनेगा तो उसका 46 ही आएगा। यानी कि क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं आई, क्योंकि हम बता दिए थे एक गुणसूत्र टूट के 2 गुणसूत्र बना देता है। ठीक। किस प्रोसेस में टूटता है? मेटाफेज। देखिए, मेटाफेज आपका क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, और फिर क्रोमोसोम डिवीजन होकर नया क्रोमोसोम बनाता है। तो ये आपको फेज आपको याद रखना है। ठीक, अगला, और आपको ये 4 फेज में होता है, ये भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों फेज हम आपको बता चुके हैं पहले ही, यहाँ पर आपको बता चुके हैं। प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा। मेटाफेज में यह सबसे लंबी प्रक्रिया है, इसमें क्रोमोसोम बनेगा। तीसरा फेज है आपका एनाफेज, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा था वो बन जाएगा इसमें। और टेलोफेज लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी कि कोशिका द्रव्य का डिवीजन। अगला आते हैं मियोसिस। इसका खोज करता है मियोसिस जो है, मियोसिस के खोज करता है फॉर्मर और मुर्रे। फॉर्मर और मुर्रे, यह बॉडी सेल में नहीं होती बल्कि सेक्स सेल में होती है। ठीक है, इसके कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, समान नहीं रहती है। तो चूंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, सेम नहीं है, इसलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि अगर P46 है आपका पेरेंट्स का, तो बच्चा में क्या हो जाएगा? 4 गो बच्चा का बात करते हैं, 4 गो बच्चा बनेगा इसमें, 23 23 23 23। तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा? 4n। यहाँ पे देखिए आपका 2 बच्चा बनता था, 2n। बच्चा नहीं बनता था, डाउटर सेल बनता, सेल कोशिका 2 गो बनता था। यहाँ पे कोशिका आपका 4 गो बन जाएगा, एक सेल से 4 गो बन जाएगा, इसलिए आपका 4n लिखे हैं। एक पेरेंट सेल जो है आपका 4 नए डाउटर सेल का निर्माण करते हैं, और ये 2 स्टेप में होगा, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 आपका 4 स्टेप में होगा, कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और मियोसिस 2 ये भी आपका 4 स्टेप में होगा, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब कैसे समझेंगे? ये 4 स्टेप में हुआ, तो यहाँ पे 2n बना, मतलब 2 गो। ये 4 स्टेप में हुआ, यहाँ पे 2n बना, ये 2n और 2n को जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे 4n बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेल का जो चैप्टर था, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, कोशिका चैप्टर। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो बना, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जो आप अगर एक बार आपको वीडियो देखने में समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिए। और इसमें जो टॉपिक आपका जेनेटिक्स वाला टॉपिक है, जो आपको लगता है कि बीच में कंफ्यूजन होगा, क्रोमोजोम वगैरह ये सब का, तो वो मैं पूरे डिटेल से जेनेटिक्स में आपको कवर करवाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में अब मैं आपको इसको पार किया हूँ, लेकिन फिर भी आपको बहुत डिटेल मैंने दी है। जेनेटिक्स वाले टॉपिक में मैं इस चीज को अच्छे से कवर कर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब